संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश जी गोयल से मेरा विनम्र निवेदन कि मंगलाचरण के साथ इस जूम मीटिंग का प्रारंभ करें। श्रीमान सुरेश जी गोयल। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। भाई रमेश जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन हमारे चेन्नई के सभा अध्यक्ष से कि इस मीटिंग में अपने स्वागत स्वर उकेरे। प्रणाम महासभा अध्यक्ष महोदय। जय जिनेन्द्र। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। मेरी आवाज आ रही है रमेश जी? आ रही है। तेरा पंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु को नमन। गणाधिपति गुरुदेव तुलसी को नमन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन। तेरा पंथ धर्म संघ के उज्जवल नक्षत्र महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत वंदन अभिवंदन। सम्मानित महासभा अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सुरेश जी गोयल, चेन्नई सभा के पदाधिकारीगण एवं इस जूम मीटिंग में समागत सदस्यगण, सादर जय जिनेन्द्र। आशा है कोरोना के वैश्विक महामारी के मध्य हम और आप अत्यंत सुरक्षित एवं संतुलित होंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को सहज, सरल एवं संतुलित बनाए रखना अति आवश्यक है। बंधुओं, इस बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सभा ने आज इस जूम मीटिंग का निर्णय लिया और हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात है संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष और तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमान सुरेश चंद्र साहब गोयल ने सहज ही वक्ता के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। महासभा अध्यक्ष का हमारे मध्य होना जहां हमारे लिए गौरव की बात है, वहीं आपके एक विशाल व्यक्तित्व को हमें दर्शाता है। बंधुओं, पद तो मात्र एक व्यवस्था है। इंसान का परिचय होता है उसके पद पर दी जाने वाली अपनी निस्वार्थ सेवाओं से। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान सुरेश जी गोयल की कई विशेषताओं के धनी हैं। आपने एवं आपके परिवार ने कई वर्षों से धर्म संघ में अपनी सेवाएं प्रदान की है। कल्याण मित्र का अलंकरण प्राप्त करने वाला परिवार बिरला ही परिवार हो सकता है। बंधुओं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हम सब आपके अभिभाषण को सुनकर वाकई में इस विकट परिस्थिति में अपने आप को संतुलित बनाए रख सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं चेन्नई सभा एवं तमिलनाडु के समस्त तेरापंथी परिवार की ओर से महासभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश जी गोयल का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही धन्यवाद भी संप्रेषित करता हूं कि आपने अपनी व्यस्ततम कार्य प्रणाली में जो समय निकाला और हमारे निवेदन को स्वीकारा। मैं समागत सभी सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज की यह मीटिंग अवश्य ही सार्थक होगी। बंधुओं, आज की इस जूम मीटिंग आयोजन में हमारे तेरापंथ सभा चेन्नई के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान धर्मचंद जी लुमकड़,
भाई श्री रमेश जी खटेड़, जिनको हमने खाली एक बात बताई थी कि भाई ये काम करना है, तो उन्होंने रात दिन एक करके इस मीटिंग को सही व्यवस्थित समय पर इस मीटिंग का संचालन आज शुभारंभ हो रहा है। तो मैं इन दोनों ही आदरणीय श्रीमान धर्मसिंह जी लूंकड़ को और रमेश जी खटेड़ को साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आज की मीटिंग में आदरणीय श्रीमान गौतम जी सेठिया भी उपस्थित हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए आदरणीय महासभा अध्यक्ष का पुनः स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद चेन्नई सभा के अध्यक्ष श्री विमल जी चिप्पड़ का। अब मेरा अनुरोध है श्रीमान गौतम चंद जी सेठिया से कि आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री सुरेश जी गोयल का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमान गौतम जी सेठिया। आराध्य के पावन चरणों में सभक्ति सविनय नमन वंदन। सम्माननीय शिरोमणि सभा महासभा के अध्यक्ष वर श्री गोयल जी, संभागी उपस्थित सभी बंधुगण एवं महानुभावों, बचपन में हमें बिंदुओं को लेकर आकार बनाने में बड़ी खुशी होती थी। खुशी तो आज भी होती है। हमारा बचपन कहीं न कहीं गुम न हो जाए, ये हमारा प्रयास सतत रहता है। और आज अनेक बिंदु मेरे सामने हैं। सरलता, सहजता, निष्प्रियता, कर्तव्यपरायणता, दायित्व के प्रति जागरूकता, परस्पर मिलनसारिता, सेवापरायणता, संघीय श्रद्धा, निष्ठा और पूज्यवर के अनुदेश आदेश का अक्षुण्ण अनुपालन आदि अनेक बिंदु मेरे सामने हैं। और इन बिंदुओं को जब मैं मिलाकर एक आकृति के रूप में देखता हूं, तो एक आकृति, जीवंत आकृति, एक प्रशस्त आकृति उभर कर आती है। और वह आकृति है श्री सुरेश चंद जी गोयल की। वह मात्र आकृति ही नहीं है, वह मात्र एक प्रशस्ति की प्रतीक ही नहीं है, पर उसके अंदर जो स्पंदन है, उसके अंदर जो वैभव है प्रतिभा का, वह वैभव, वह प्रतिभा का जो हमें अनुमान लगता है या हम उसका रसास्वादन करते हैं, तो लगता है कि संघीय श्रद्धा और संघीय भक्ति निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। आदरणीय सुरेश चंद जी गोयल के बारे में मैं जब उनके जीवन परिचय के संक्षिप्त पन्नों को उलट रहा था, तो मुझे एक बिंदु पर बहुत ही ध्यान एकाग्र हो गया। मैंने पढ़ा कि होनहार बीनवान के होत चिकने पात। वह मुहावरा शायद आदरणीय सुरेश चंद जी गोयल के जीवन पर चरितार्थ हो रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये पाया कि उन्होंने अपने विद्यालयी जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में 100 से अधिक पदक और तमगे प्राप्त किए थे, पुरस्कार प्राप्त किए थे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, विभिन्न कार्यशालाओं में। बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है। और एक विद्यालय ने तो उनकी विजय होने की खुशी में उस दिन के लिए अवकाश ही घोषित कर दिया। आदरणीय बिशन दयाल जी गोयल के सुपुत्र, स्वाभाविक है, कल्याण मित्र परिवार के आप सदस्य हैं, संस्कार आप में कूट कूट कर भरे हुए हैं। और उन संस्कारों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति से उठकर असाधारण व्यक्तित्व के रूप में परिणित हुए हैं। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप एक सफल उद्योगी भी हैं, एक उद्यमी हैं। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वह व्यवसाय पहले आयातित करता था, उसका प्रोडक्ट व्हील एंड एक्सेल को भी आप अभी बड़ी मात्रा में बनाते हैं। एक सफल उद्योगी भी हैं, उद्यमपति भी हैं। ऐसे शख्सियत का, ऐसे व्यक्तित्व का मैं तेरापन सभा चेन्नई के द्वारा आपका परिचय प्रस्तुत कर, संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस करता हूं। और सभा भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आप हमारे बीच में आज अपनी विशेष बात को कहने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिवादन और इस संक्षिप्त परिचय के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौतम चंद जी सेठिया।
परिचय तो सुरेश जी गोयल किसी परिचय के मोहताज नहीं है वैसे तो, पर एक फॉर्मेलिटी होती है कि जो नए जुड़ते हैं उनको आपके बारे में बताया जाए। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि भाई श्री गौतम चंद जी ने बड़ा ही संक्षिप्त परिचय सुरेश जी गोयल के बारे में हम सबके समक्ष रखा। सुरेश जी गोयल का परिचय अगर हम देना चाहें तो शायद 1 घंटा ये वेबिनार परिचय में ही निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद जी से मेरा विनम्र अनुरोध कि आज जिस विषय पर हमने ये वेबिनार आयोजित किया है, आवाज आ रही है सुरेश सर? आ रही। तो आज जिस विषय पे हमने ये वेबिनार आयोजित किया है वो विषय है विषम परिस्थितियों में संतुलन कैसे बनाए रखें। आप महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, आपने पिछले 40-45 दिनों में ये जो विश्व तो गुजर ही रहा है, पर भारत में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जो विषमताएं पैदा हो रही है, जो विकट समस्याएं हम सबके सामने आ रही है, उस दौरान आपने भारत की 550 से भी अधिक सभाओं की सार संभाल की है। आपके पास कई खट्टे मीठे अनुभव आए होंगे। हम कैसे विचलित हो जाते हैं ये भी आपने देखा होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज इस बात पर प्रकाश डालें कि ऐसी विषमताओं में हम अपने आप को मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरीके से संतुलित कैसे रखें। भाई श्री सुरेश जी गोयल। म्यूट। यस। आराध्य के श्री चरणों में शत-शत वंदन। आपको मेरी आवाज आ रही है रमेश जी भाई साहब? हाँ आ रही है सर, आ रही है। शोलापुर के निकट विराजित चरित्रात्माओं के चरणों में शत-शत वंदन। संपूर्ण भारतवर्ष में विराजित सभी चरित्रात्माओं के चरणों में शत-शत वंदन। चेन्नई सभा के अध्यक्ष भाई श्री विमल जी चिप्पड़, मंत्री भाई प्रवीण जी, हमारे सबके प्यारे संरक्षक भाई धर्मचंद जी लुंकड़ भाई साहब, गौतम जी, रमेश जी एवं सभी धार्मिक भाइयों बहनों को सादर जय जिनेंद्र। जय जय। आपने मुझे आज ये मौका दिया, इस सब के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे को आदेश हुआ है कि विषम परिस्थितियों में संतुलन कैसे बनाए रखें, इस विषय में अपने विचार रखूं। मैंने इसमें करीब 7 बिंदु रखे हैं, जिसमें सिलसिलेवार में चेष्टा करूंगा कि अपने विचारों को रखूं। यदि मेरे विचार से कोई गलती हो या आप सहमत ना हो तो पहले से ही मैं क्षमा याचना बारंबार क्षमा कामना करता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, उचित नहीं कि सबके वही विचार हों, इससे अच्छे भी विचार हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुरुदेव के बारे में कुछ बताऊं। पूज्य गुरुदेव शोलापुर के निकट विराज रहे हैं। सभी चरित्रात्माओं की सुख साता है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी चरित्रात्मा जिस भी जगह विराज रही हैं, उनके पूर्णतः निरामय हैं, सब स्वस्थ हैं और इस महामारी के कठिन समय में धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। ये हम सबके परम सौभाग्य का विषय है। पूज्य गुरुदेव जिस जगह विराज रहे हैं वो शोलापुर के निकट ब्रह्मदेव इंस्टीट्यूट है। 21 एकड़ की जगह है और गुरुदेव के वहां जाने आने में कोई भी असुविधा नहीं है। पूरा 21 एकड़ की बाउंड्री वॉल महासभा के कंट्रोल में है। उसमें कोई भी भाई यदि अंदर या बाहर जाता है तो महासभा के पदाधिकारी द्वारा गेट पास लेकर जाता है। सुरक्षा का पूर्ण दायित्व महासभा के कार्यकर्ता निभा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने अपना आगामी चातुर्मास हैदराबाद में फरमाया हुआ है। हैदराबाद के व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी भंडारी से हर 3-4 दिन में मेरी बात हो जाती है। वे वहां अपनी सजगता के साथ उस चतुर्मास को अच्छे ढंग से निर्वहन करने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने ये भी एक पूरी कमेटी बना के मीटिंग की कि यदि सरकारी परमिशन हम लोग को मिल जाती है और सरकार हम लोग को विहार करने की गुरुदेव को इजाजत दे देती है
तो रास्ते में पूज्य गुरुदेव की सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूज्य गुरुदेव कहाँ कहाँ विराजेंगे, साथ में कौन कौन सा कार्यकर्ता जाएगा, किस ढंग से चौके चलेंगे, इन सब के लिए एक डिटेल डिस्कशन करके हम लोगों ने एक लिखित रूप से पॉइंट वाइज बना के श्री चरणों में निवेदन कर दिया है, श्री चरणों के ध्यानार्थ रख दिया गया है। समय आने पर गुरुदेव जो भी दृष्टि देंगे उसके अनुरूप महासभा रास्ते की व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी में सजग है। और हैदराबाद के भाई श्री महेंद्र जी भंडारी और उनकी पूरी टीम इस मामले में सजगता से लगी हुई है। मैं पूरे महासभा परिवार और धर्म संघ के परिवार की तरफ से हैदराबाद की टीम को साधुवाद देता हूं। उनके अभी भी 3 सदस्य पूज्य गुरुदेव की सेवा में हैं। हैदराबाद के अध्यक्ष चतुर्मास व्यवस्था समिति के, वो भी पूज्य गुरुदेव की सेवा में कल पधारे थे और वो पूरी निरंतरता से, जागरूकता से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये धर्म संघ का भाग्य है कि इतने अच्छे सजग कार्यकर्ता और अध्यक्ष धर्म संघ के अंदर है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। आगे क्या होगा आज बोलना बहुत मुश्किल है, सरकार कितना परमिशन देगी बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन महासभा इस बात के लिए कृत संकल्प है कि पूज्य श्री मुख से जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी दृष्टि मिलेगी, उसको हम अक्षरशः पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे। हमारे गुरुदेव की सुरक्षा, हमारे संत सत्यों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम उस दायित्व के निर्वहन में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन दृष्टि को देखते हुए उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। मैं पूरे धर्म संघ को आश्वस्त करना चाहता हूं विनम्रता के साथ कि वो विश्वास बनाए रखें। शासन देवी हमारे साथ है, 10 आचार्यों का हाथ हमारे गुरुदेव पर है। जो भी निर्णय होगा वो धर्म संघ के हित में होगा। ये मैंने आपको महासभा के द्वारा शोलापुर में विराजित पूरे समाचार दिए। उसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने जहां जहां चतुर्मास फरमा रखे हैं, वे संत सती अभी सब अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस महामारी। तो हमने पूज्य गुरुदेव को लिखित निवेदन कर दिया है कि कौन से संत सती अभी चतुर्मास स्थल से कितनी दूर विराज रहे हैं, उनके विहार की क्या व्यवस्था हो सकती है, उनका विहार होना उचित है या नहीं है, रास्ते में क्या व्यवस्था चाहिएगी, जाने में सुरक्षा के क्या कारण होंगे। अब पूज्य गुरुदेव जैसा निर्देश देंगे समय, क्षेत्र, काल, भाव को देखते हुए वैसा वैसा वे सिंगाड़े वैसा वैसा करेंगे। अब आपको बताऊं, अध्यात्म का सहारा इस महामारी में हम लोग को लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी कृपा कर कर हम लोग को एक महामंत्र दिया, चैता हार हम वासम का, जिसे हमें प्रतिदिन कम से कम 21 बार रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक किसी भी समय हमको पढ़ना चाहिए। जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है और हमारे विषम परिस्थिति में लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस परिस्थिति का सबसे बड़ा अवदान होगा यदि हम उन मंत्रों की साधना कर पाए, या उन मंत्रों की साधना को ना भी समझे तो उनको गुनगुनाएंगे तो भी हमारे पास किसी न किसी रूप से हमें उसकी ठंडी हवा लगेगी और हमारा शरीर ऊर्जावान बनेगा। बंधुओं, इस बार पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा कर कर अपने अज्ञानुवर्ती मनोहारी प्रवचन करता उग्र बिहारी महातपस्वी मुनिश्री कमल कुमारी स्वामी का चतुर्मास चेन्नई में फरमा रखा है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी शक्ति कुछ ऐसा चमत्कार करें कि कमल मुनि चेन्नई पधार सकें और आज चेन्नई सभा ने जो मुझे बुलाया है उसका कर्तव्य मैं पूरा कर सकूं कि ऐसे महान तपस्वी संतों का चतुर्मास उनको पूरा मिल सके, क्योंकि वो अभी बेंगलोर में विराज रहे हैं। आने में बहुत सी असुविधा हो सकती है, लेकिन परमात्मा या पूज्य गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि चेन्नई वालों की इच्छा पूरी हो सके। आज के दिन मैं परमात्मा से विश्वास प्रकट करता हूं कि चेन्नई की इच्छा पूरी हो। बंधुओं, आप सबको मालूम है हम लोग को जैन धर्म में सामायिक का एक महत्वपूर्ण अवदान मिला हुआ है। 48 मिनट की सामायिक हमारी समता की साधना है। पूज्य गुरुदेव ने फरमाया है कि कम से कम 4 सामायिक 4 शनिवार को एक की जाए, लेकिन अभी लॉकडाउन में हम लोग को ये बहुत अच्छा मौका है। हम चाहे तो 1 सामायिक प्रतिदिन, 2 सामायिक प्रतिदिन, 10 सामायिक प्रतिदिन, 12 सामायिक प्रतिदिन कर सकते हैं। और उस सामायिक में जो भी हमने अध्ययन करना छोड़ दिया था, जिसका जो भी रुचि हो,
वो मंत्र पढ़ना चाहे मंत्र पढ़े, स्वाध्याय करना चाहे स्वाध्याय करे, जप करना चाहे जप करे। वो यदि इतिहास की पुस्तक पढ़ना चाहे तो तेरापन धर्म संघ में बहुत सी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के उनको बड़ा आनंद आएगा। तेरापंथ का इतिहास, श्रावकों का इतिहास, साध्वी वृंद का इतिहास, महासभा का इतिहास, ऐसे ऐसे तेरा जैन धर्म के प्रभाव का आचार्य, बहुत सी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। जब आप एक एक पन्ना पढ़ेंगे तो आपके रोम रोम उद्गल से खुशी से झूम उठेंगे। मैं अभी इस समय में तेरापंथ के इतिहास को पढ़ रहा हूँ और जब जब पढ़ता हूँ, पहले भी मैंने पढ़ा है लेकिन बहुत दिनों बाद पुनरावृत्ति करने का मौका मिला, जब जब एक एक अक्षर पढ़ता हूँ तो इतिहास के नई नई चीजें मेरे सामने आती है और मेरे को लगता है कि हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने धर्म संघ को आगे बढ़ाने में कितनी मेहनत की है, हम उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बंधुओं, इसके अलावा पारिवारिक दायित्व हम सबका है कि हम लोग इस समय में अपने परिवार के योगक्षेम का ध्यान रखें। परिवार के किसी भी सदस्य को जबरदस्ती बाहर ना जाने दें। यदि वो किसी कारण से उसको जाने में आवश्यक है, वो जाए। आने के बाद वो ढंग से सैनिटाइज हो, साबुन से हाथ धो, अपने बाल धोए, अपने वस्त्रों को बदले। क्यों? क्योंकि ये बीमारी बड़ी विचित्र किस्म की बीमारी है। ये गरीब और अमीर को नहीं देखती। ये किस ढंग से लग जाएगी, इसका असर 3 दिन बाद आएगा न 6 दिन बाद आएगा, हमें पता नहीं है। तो ऐसे ही बीमारी से बचना ही समझदारी की बात होगी। तो यदि हम लोग अपने इस पारिवारिक दायित्व को संभाल सके, बच्चों को समझा सके, परिवार के बुजुर्गों को ध्यान रख सके कि वो बाहर ना जाएं, उनकी सेवा, मुझे मालूम है घर में लगातार 50 दिन रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं भी आज 30-32 दिन से घर के अंदर बंद हूँ, घर के बाहर नहीं जा पा रहा। मेरे बच्चे मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, मेरी मजबूरी भी समझता हूँ। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस महामारी की मजबूरी समझे कि ये जब लगेगी तो किसी को पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका बचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में काफी रुपए होने के बावजूद, मेडिकल व्यवस्था होने के बावजूद, समृद्धि होने के बावजूद वो करीब 75,000 आदमी अपने गवा चुके हैं और अभी भी 10 लाख से आदमी उनके ज्यादा संक्रमित है। बंधुओं, हमें इस दायित्व विषय में विशेष ध्यान रखना है। अपने परिवार के बाद हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम सामाजिक दायित्व को निभाएं। आपके अगल बगल यदि कोई भी तेरापंथी भाई किसी अभाव में है, किसी तकलीफ में है, उसे यदि राशन नहीं मिल रहा है, उसे दवाई नहीं मिल रही है, उसे और कोई व्यवस्था की आवश्यकता है, तो यदि संभव हो तो हमारा फर्ज है कि हम उस सामाजिक दायित्व को निभाएं। किसी भी इंसान के लिए करना जरूरी है, लेकिन यदि हम सबका ना भी कर पाए तो कम से कम अपने सह धार्मिक भाई का तो निश्चय ही हमें करना चाहिए। इस विषय में हमें पूर्ण जागरूक रहना है। इसके बाद अपने अपने परिजन, अपने परिवार वाले, अपने मित्र, अपने बांधव, यदि आपको कहीं से भी समाचार मिले कि वो कोई कष्ट में है, उसकी कोई आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, तो आपको, महासभा को और चेन्नई सभा को, सबको मिलकर ये दायित्व है कि उसकी पूर्ति करने के प्रयास करें। अब मेरा आखिरी प्रश्न है, मानसिक व शारीरिक संतुलन की आवश्यकता। आज का मुख्य विषय मुझे लगता है इस पॉइंट पे जाकर रुकता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम लोग रोज चाहते थे कि हमें कुछ समय मिले तो हम अपने परिवार के साथ बिताएं, हमें कुछ समय मिले तो हम अपनी बच्चों के साथ बिताएं। हमारे पोता पोती, धोता धोती, हर औरत की इच्छा थी कि मेरे पति को यदि समय मिले तो मैं उससे कुछ बात करूं। हर माँ बाप की इच्छा थी मेरा बेटा यदि ऑफिस से कुछ समय मिले तो मैं उससे बात करूं। हर बेटे की इच्छा थी यदि मुझे समय मिले तो माँ बाप की सेवा करूं। हर आदमी समय का रोना रोता था। इस महामारी ने बहुत खराब काम किया तो एक अच्छा भी काम किया है कि हमें समय बहुत दे दिया, समय की बहुतायतता हमारे पास कर दी। तो हम उस विषय में जागरूक होकर यदि उस समय का सदुपयोग कर पाए, समय किसी का गुलाम नहीं, वो बीत जाएगा। आपको 50 दिन भी क्या, 55 दिन क्या, 65 दिन बीत जाएंगे, लेकिन यदि हम समय का उपयोग कर पाए तो हम अपने आप में कुछ नवीनता ले पाएंगे, इस महामारी में भी कुछ आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। बंधुओं, आपको जरूर मुझसे ज्यादा ज्ञात होगा, आज से करीब 100 साल पहले ये बीमारी आई थी। उस समय 1918 की बात है, आज से करीब 102 साल पहले। इसका नाम था स्पेन फ्लू। ये बीमारी एक्चुअली अमेरिका से निकली थी, लेकिन अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं की, स्पेन के अखबारों ने एक्सेप्ट की। वहां से जो मिलिट्री के लोग हिंदुस्तान आए, वो बीमारी साथ में लेके आए और वो बीमारी 3 चरणों में होती हुई 2 साल तक हिंदुस्तान में रही।
18 से लेकर 1920 तक यहाँ रही और करीब हिंदुस्तान के 2 करोड़ भाई उस समय मरे। 2 करोड़ तो ज्ञात रूप से है, अज्ञात रूप से कितने मरे मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में उस समय 2 करोड़ भाई इस बीमारी से मरे। वो स्पेनिक फ्लू इसी महामारी का ही दूसरा रूप था और पूरे संसार में करीब 5 करोड़ आदमी मरे थे। तो बंधुओं, इससे हमें 2 बात ज्ञात होती है कि ये बीमारी कभी भी आ सकती है। इस बीमारी का जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता है, हमें बहुत सावधान रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और चूंकि उस समय वो 2 साल तक चली थी, तो हमें नहीं मालूम हमारी ये बीमारी 2 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी या साल भर चलेगी। आपको ताज्जुब होगा, जब पहली बार वो बीमारी आई 1918 के अंदर पहली बार, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत समाचार दिए गए, पुलिस ने भी बहुत लोगों को टाइट किया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी और उसका असर काफी बचावट में रूप में आया। लेकिन जो ही सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हुई, लॉकडाउन 1 खत्म हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत लोगों ने खुशी जाहिर की कि हमने बीमारी पे, महामारी पे बहुत ईमानदारी से जीत हासिल कर ली है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो डिस्टेंसिंग खत्म करना, वो आनंद का इजहार करना उनके लिए कितना भारी पड़ा। और थोड़े दिन बाद सेकेंड वेव आई, उसके अंदर करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के मर गए। बंधुओं, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये निकलने के बाद भी हमें नुकसान दे सकता है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस लॉकडाउन के समय में यदि हम योगा, प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन तेज होगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी और हम इससे लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। इसका वैक्सीन निकलने में कुछ समय लग सकता है, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 1 महीना लगे, 6 महीना लगे, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हम अभी भी अपने बहुत से इलाज करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मैंने कई डॉक्टरों से बात की है, उनका कहना है कि यदि आपको लगे कि आपको एक बीमारी आ रही है या आने वाली है या आपको इससे बचना है, तो जैनी में उपवास के समय जो उकाली पी जाती है उपवास करने से पहले या उपवास करने के अगले दिन, वो उकाली या वो काढ़ा स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। इस कोरोना वायरस को मारने के लिए वो उकाली यदि पी जाए, जो आप लोग, हम लोग हर उपवास के पहले रात को पीते हैं या उपवास के पारना में पीते हैं, वो उकाली सर्वोत्तम दवाई मानी गई है। यदि हम उसको दिन में 2 बार प्रतिदिन पिए तो इससे बचने में हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। हमें और कोई दवाई करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गर्म पानी के गरारे, गर्म पानी की भाप और ये 2 बार उकाली, इतना यदि पिए तो मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि 99% इस बीमारी से हमारी बचत हो सकेगी। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि आज शाम को हमारा शाम को 7 बजे तेरापंथी महासभा का एक कार्यक्रम होगा, सफलता के सूत्रधार, वो भी जूम के माध्यम से है। उसमें आज तेरापंथ ऑपरेटर्स द्वारा साक्षात्कार करेंगे भाई श्री मनीष जी बरड़िया का। आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उस साक्षात्कार को जरूर जरूर देखें। भाई मनीष जी बरड़िया, ये जो अपने मोदी जी हैं, उनकी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपने देखा होगा कि अभी सुप्रसिद्ध मल्टीमीडिया शो नमस्ते ट्रंप और हाउ डिड यू मोदी की इसके ये कोर टीम के मुख्य सदस्य रहे हैं भाई बरड़िया जी। आपने देखा होगा मोदी जी का मुखौटा बना था या मोदी जी ने जो बताया था मैं भी चौकीदार, उस कैंपेन के बहुत बड़े सूत्रधार थे भाई बरड़िया जी। ऐसे तेरापंथी नवयुवक को पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। उनके विचारों के, उनकी सफलता के सूत्र आज शाम को 7 बजे अपने लोग जूम के माध्यम से, महासभा के तेरापंथ ऐप के माध्यम से आप लोग सब देख पाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि उनके मार्केटिंग के गुर और उनकी सफलता के राज आप जरूर जरूर सुनने का प्रयास करें। बंधुओं, इसके बाद मैं आपको निवेदन करूं कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वर्तमान समय में जो घर में है उससे चिंतित नहीं है। चिंतित इस बात को लेके है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे बच्चे के स्कूल का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का होगा। वे आने वाले भय हम सबको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, वो हम लोगों को विचारों से संक्रमित कर रहे हैं। मेरी आपसे निवेदन है,
यदि इन नेगेटिव विचारों को हम अपने दिमाग में ज्यादा लाए तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाएगी, और ये बीमारी कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे ज्यादा अटैक करती है। तो ये एक चेन है, हमको उस चेन को बढ़ने नहीं देना है। कल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा मालूम नहीं, तो हम बुरे की कल्पना क्यों करें। हमारी एक मानवीय दुर्बलता है हिंदुस्तान के लोगों की, हम नेगेटिव बहुत जल्दी सोच लेते हैं, अच्छा सोचने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब अच्छा या बुरा दोनों प्रभु के हाथ में है, होने वाले कल के हाथ में है, तो हम बुरा क्यों सोचे, अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। मैं आज आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो चीज हम अच्छा नहीं सोचते, खराब सोचते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण दूं मेरे अपने परिवार का। मेरे पिताजी आज से 60-65 साल 70 साल पहले जब कलकत्ते में पहली बार आए, तो उन्होंने बहुत काम करने की चेष्टा की, उनका काम नहीं जमा। वो जाने लगे कलकत्ता छोड़ के वापस, तो अपने एक दोस्त के पास गए, उसको बोला, मनफूल सिंह जी मैं तो कलकत्ता छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, मनफूल सिंह जी कहीं भी जाता हूँ वो बोलता है तुमको क्या काम है, किस आदमी से मिलना है, एक स्लिप भर के दो। हिंदी मुझे आती नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं, सिर्फ उर्दू आती है। उर्दू ये लोग नहीं समझते, मैं क्या करूं, मैं बंगाल छोड़ के जा रहा हूं। मनफूल सिंह जी ने कहा, गोयल जी जब आपने नक्की किया तो आप जाइए, सिर्फ 2 दिन मेरा एक काम कर दीजिए। आप इस बड़ा बाजार में जितने भी मकान है, एक कागज लेके जाइए, मकान के मालिकों का नाम लिखिए, और वो कितने पढ़े लिखे हैं उसको लिख के मेरे को 2 दिन में देख के तब आप कलकत्ता छोड़ के जाइए। पिताजी ने उसकी बात मानी। 2 दिन बड़ा बाजार के अर्मेनियम स्ट्रीट में घूमे, बिड़ला जी की, बांगड़ जी की, जहां बड़ी बड़ी गद्दियां थी, बड़े बड़े मकान थे, उन सब मकानों में घूमे। जब पिताजी ने लिखा कि कोई भी सेठ पढ़ा लिखा नहीं है और उन्होंने कलकत्ते में इतने बड़े बड़े मकान बना लिए, तो पिताजी को लगा कि जो चीज हम सोचते हैं प्रकृति वैसी नहीं है, हमारी डेस्टिनी वैसी नहीं है। हम यदि डेस्टिनी से लड़े तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बंधुओं, मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आप अपने सोच के चश्मे को पॉजिटिव चश्मा लगाइए, आपको हर चीज हरियाली लगेगी। आपको जो लगेगा कि आपका व्यापार खराब होने वाला है, मैं मानता हूं 90% व्यक्तियों का कुछ दिनों के लिए व्यापार खराब होगा, लेकिन 10% व्यक्तियों का व्यापार बहुत अच्छा भी होगा। तो आप प्रयास कीजिए कि वो 10% की बोट में आप चढ़ जाए। आपको करना क्या है, सिर्फ कुछ नया इनोवेटिव सोचना है, अपने पुराने पुराने सिस्टम को बदली करना है, आपको डिजिटल सिस्टम में जाना है। मैं आपको कुछ निवेदन करूं, कुछ पॉइंट, तो आपको लगेगा कि मैं अपनी बात ज्यादा ढंग से आपको बता पाया हूं। सबसे पहले है, आप अपने चश्मे को बदलिए, अपने चश्मे में पॉजिटिव रंग भरिए। आपको लगना चाहिए आने वाला कल और अच्छा होने वाला है। ये महामारी की वजह से हमने जो भी काम किया, जो भी व्यापार में नुकसान हुआ, हम उसको नए ढंग से करेंगे, नए ढंग से करके नई सफलता पाने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव थॉट्स में हम लोगों को सबसे ज्यादा इमोशनल पेन होती है, हमारे फ्यूचर की पेन होती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आगे मेरे साथ क्या होगा, ये हम जितना सोचेंगे उतनी हमारे अंदर में नेगेटिविटी आती जाएगी। हमें उसे दूर करना है। हम जितना उसको निकाल के दूर करेंगे उतना हम पॉजिटिव सोच पाएंगे, और पॉजिटिव सोच जाएंगे तो हमारा चिंतन अच्छा होगा, हमारे डिसीजन अच्छे होंगे और हम सही बोट में चढ़ पाएंगे। आपको बच्चों से पहले मिलने का समय नहीं मिलता था, अब आप बच्चों से मिल पा रहे हैं। आपको पहले बाजार का खाना खाने से पूरी बॉडी में बहुत सारे किस्म के टॉक्सिन्स हो जाते थे, आज आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ शुद्ध घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। आज हमारे प्रकृति में आप देखें, सारी नदियां साफ हो गई है प्रकृति के अंदर में। इसका मतलब इस महामारी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, खराब किए हैं, अच्छे भी किए हैं। तो क्यों ना हम अच्छों का रसास्वादन करें। खराब हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हाथ में नहीं है उसमें चिंता क्यों करें, जो अच्छी चीज मिल रही है। हिंदी में एक बहुत बड़ी कहावत है, रपट पड़े तो हर हर गंगे। यदि आप गंगा जी में, आपका हर की पेड़ी पे हरिद्वार में गलती से पांव रपट गया, तो आप कम से कम नहाने का आनंद तो ले लीजिए, फिर डरना क्यों। हर हर गंगे कहिए और ठंडे पानी में नहाइए। जब हम लोगों को महामारी हमारे बिना कहे आ गई है, तो हम नेगेटिव चिंतन ना करके पॉजिटिव चिंतन करना शुरू यदि करेंगे तो हम लोग एक सही ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, लॉकडाउन कब खत्म होगा हमें नहीं पता। एक चिंता खाई जा रही है, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे व्यापार का क्या होगा। चिंतन होना आवश्यक है। यह नकारात्मकता डिप्रेशन का कारण है। यदि लोग डिप्रेस इसलिए नहीं है कि अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेस इसलिए है कि आगे क्या होगा। हमें आपको
भविष्य के इस डिप्रेशन से बचाना है। यदि आपने अपनी इस एंजाइटी के लेवल को बढ़ा लिया तो आपका इम्यूनिटी लेवल कमजोर हो जाएगा और इस महामारी को फैलने में यह सबसे सहायक सिद्ध होगा। आपको अपने एंजाइटी को कम करना है, आपके विश्वास को बनाए रखना है। अब आपको लगेगा कि इसको निकालने का क्या रास्ता है, तो मैं आपको बता दूं 1955 के अंदर में यदि आप इंटरनेट में जाके देखें तो 500 फॉर्च्यून कंपनियां जो थी, आज उसमें सिर्फ 40 कंपनियां बची है। मतलब 88% कंपनियां खत्म हो गई, नई आई है। तो हम चेष्टा करें कि हमारा उस नई बोट में काम हो। हम जो व्यापार करते थे वो उस पर हम चिंता ना करें, हम नए व्यापार के लिए सोचें, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल व्यापार का होगा। आपको अपनी दुकान के, आपको अपने सिस्टम के, आपको मालूम है पहले HMT घड़ी आती थी, बहुत से पुराने बंधुओं को मालूम होगा, HMT घड़ी बंद हो गई, टाइटन आ गया। उसी तरह कोडक बोल के एक फिल्म कंपनी थी, पूरे संसार में उसका नाम चलता था, अरबों डॉलर का उसका बिजनेस था, पूरा का पूरा बंद हो गया, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फोटो खींचने हो गए, पूरी प्रिंटिंग सिस्टम बंद हो गई, उनके हजारों वर्कर बेकार हो गए। आप लोगों ने, युवक साथियों ने देखा होगा ब्लूबेरी, BBM। हम सोचते थे BBM में बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन व्हाट्सएप आ गया, BBM पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा ब्लैकबेरी सिस्टम कमजोर पड़ गया। मेरा कहने का मतलब है नई चीज आती रहती है, पुरानी चीज जाती रहती है। मैं अपने जीवन के आपको 2 शेयर करूं, बहुत छोटी सी बातें। जिस समय मैं लोहे का व्यापार करता था अपने भाइयों के साथ, जिस समय मेरे लोहे के व्यापार में 1995 के आसपास मंदी आई, तो मेरे बड़े भाई रमेश जी ने कहा कुछ और नया काम सुरेश देखो। हमने प्लास्टिक की लाइन देखनी शुरू की। प्लास्टिक में जो थर्मोकोल के या प्लेन कप जो कोको कोला के बनाए जाते हैं, जिसमें कोको कोला पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, मैंने बनाना शुरू किया। लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, अरे तुम इतनी महंगी चीज बेचने वाले 5-5 पैसे के, 6-6 पैसे के कप बेचोगे, क्या तुमने ये व्यापार सोचा है? मुझे भी लगा कि मैं कहीं फंस गया, क्योंकि 4 लाख कप बनाता हूँ, टोटल 20,000 रुपए का काम हुआ, कुछ भी दम नहीं हुआ। हम तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख का घंटा, 1 घंटे में लोहा बेच देते हैं, उसके सामने पूरे दिन 5,000 रुपए का या 20,000 रुपए का प्लास्टिक का कप बेचना कहीं मैच नहीं कर रहा था। लेकिन बंधुओं, उसमें हम लगे रहे, हमने ईमानदारी से काम किया। आज हमारे पास 1500 से ज्यादा वर्कर उस काम कर रहे हैं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्लांट हमारे पास में है। हमारे 3 प्लांट में, एक प्लांट में करीब 1-1.5 करोड़ पीस रोज बन रहे हैं, और हम लोग बहुत ईमानदारी से वर्जिन मटेरियल के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। लोगों का पेट भर रहे हैं, अपना भी पेट भर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, यदि आपने एक ध्येय बनाया, वो चीज आपके लिए नई हो सकती है, शुरू में कष्टदायक हो सकती है, लेकिन आपको भी वो सफलता मिलेगी। आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। मैं दूसरा उदाहरण दूं, मेरा जो PA है, जो मेरा काम करते थे, अभी तो नहीं है, लेकिन वो थे मिस्टर अनिल जैन। उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि भाई साहब, यदि आप कहें तो रेलवे के चक्के की मशीनिंग का काम अपन लोग दुर्गापुर स्टील प्लांट से ले लें। मैंने कहा, अरे ये तो लेद मशीन का काम हो गया। हम लोग दुर्गापुर के बायर हैं, जाता हूं तो MD मेरे को खड़े होकर स्वागत करता है। मैं अपने प्रोफाइल का वेंडर कैसे बन सकता हूँ? मैं दुर्गापुर का वेंडर बनने को तैयार नहीं हूँ, मेरी उसमें बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा, भाई साहब, बेइज्जती से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या बिजनेस ईमानदारी से कर सकते हैं और देश के उत्थान में आप क्या काम कर सकते हैं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो बोलता रहा, मेरे उसकी बात समझ में आई। मैंने रेलवे के चक्के की मशीनिंग का काम लगाया। आपको ताज्जुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरा पहला प्लांट प्राइवेट कंपनियों में था जिसने रेलवे के इस टाइप के चक्के बनाए। और आज भी, वर्तमान समय में भी हिंदुस्तान की जो भी हाई स्पीड रेल चलने की बात हो रही है, उसमें आपकी इस कंपनी के चक्के जा रहे हैं, उसके एक्सल बन के जा रहे हैं। हालांकि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूं, मैंने सिर्फ BCom किया है, लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मेरे माता पिताजी की कृपा से मेरे को एक शक्ति है कि मैं अच्छे आदमी को हायर करना जानता हूं। अच्छे आदमी को हायर करके अच्छी मशीनें मंगाता हूं और अच्छा काम करता हूं। बंधुओं, आप भी इसमें लगिए, आप भी कोई ना कोई काम कीजिए, नई चीजें बहुत सी निकलेगी। अभी आपको देखा होगा इस महामारी में, एक मेरे दोस्त हैं जो टर्टल बोल के शर्ट बनाते थे, उन्होंने अभी मास्क बनाना शुरू कर दिया, शर्ट की मशीनों में मास्क बनाना शुरू कर दिया। बहुत सी साबुन बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। आपको मालूम है ITC कंपनी जो पहले सिगरेट बनाती थी, जब सिगरेट में काम उसका बंद हुआ या कम हुआ, तो उन्होंने सिगरेट के साथ साथ बहुत सी चीजें बनानी शुरू कर दी। अगरबत्ती वो बनाते हैं, आशीर्वाद आटा वो बनाते हैं, होटल उन्होंने बना लिए, उन्होंने करीब 30-40 आइटम बनाने शुरू कर दिए। मतलब यदि आदमी कुछ नवीनता को खोजने की चेष्टा करे तो आपके बहुत से द्वार खुल जाएंगे
जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको मालूम है भारत में पहले फिएट और मारुति एम्बेसडर गाड़ी चलती थी, आज वो कहाँ है? कहीं नहीं है। मारुति ने उसका स्थान ले लिया और मारुति आज 30 साल से 40 साल से चलती आ रही है। क्यों? कि वो रोज कुछ न कुछ नॉवेल्टी लेती आ रही है। आप भी यदि कुछ नॉवेल्टी सोचेंगे, नया बात सोचेंगे, तो आप भी लंबे टाइम तक आगे जा सकेंगे। बंधुओं, पहले आपने देखा होगा एंटीना वाले टीवी आते थे, उसके बाद डिश टीवी आया, आज नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार आ गए। इसका मतलब चेंजिंग ये संसार का नियम है। आज अचानक चेंजिंग हमारे पास महामारी की वजह से आई है। आप उस चेंजिंग को दिल से एक्सेप्ट कीजिए, आप उससे भागिए मत। जब आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इस विषम परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को रखने में सहायता मिलेगी। आपको अपने व्यापार को करने में, हो सकता है शुरू में करने में कुछ टाइम लगे, आपके कुछ लोगों की नौकरी की तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब एक द्वार बंद होता है तो 100 द्वार खुलते हैं। इस बात पे विश्वास मानिए। आप यदि मेहनत करेंगे तो किसी न किसी आदमी को आपकी आवश्यकता होगी, वो आपको पार्टनर बनाएगा, वो आपको अपने साथ जोड़ेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी होगा कि आने वाले समय में कुछ कुछ चेंजिंग आपको माननी पड़ेगी। जैसे आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा। आने वाले समय में कोई भी आदमी आपकी दुकान पे इतनी भीड़ नहीं करेगा जो आप सोचते हैं। आपको ई सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर ई सिस्टम में आए, आप ई सिस्टम से उनको ऑर्डर दे पाए, उनको अपना सामान अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से दिखा पाए। आज आपके साथ में जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, आज से यदि आप 3 महीने पहले मुझसे बोलते तो मुझे मालूम नहीं था जूम क्या है, ये मीटिंग कैसे हो सकती है। आज मैं अपने धार्मिक भाइयों से जितना मिल सका हूँ, शायद मेरा कोई भी पूर्व अध्यक्ष इतने सभाओं से ना मिल पाया हो जो इस माध्यम ने मुझे आपसे मिलने का मौका दे दिया। तो मेरी तकदीर अच्छी है कि इस महामारी ने बहुत से खराब काम किए तो एक अच्छा काम किया कि मैं अपने भाइयों से मिल पा रहा हूँ, अपने सभा अध्यक्षों से मिल पा रहा हूँ, रूबरू उनको देख पा रहा हूँ, वो मुझे देख पा रहे हैं, वो मुझे सुन पा रहे हैं बिना 1 रुपया खर्चा किए। तो बंधुओं, हर खराब चीज में कुछ अच्छा होता है। आप उस अच्छे को खोजिए, उस अच्छे को देखिए, उस अच्छे की कल्पना कीजिए। मेरे पिताजी एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते थे जो आपसे शेयर करूं कि एक गरीब आदमी रोटी खा रहा था और सी सी कर रहा था। पिताजी ने उससे पूछा, रे तू क्या कर रहा है? बोला, जी रोटी खा रहा हूँ। किस चीज के साथ खा रहा है जो सी सी कर रहा है? जी मिर्चा के साथ खा रहा हूँ। पिताजी का, मिर्चा तो दिखाई नहीं पड़ रही कहीं भी, प्लेन रोटी तुम्हारे पास बिना घी की है। बोले, जी मैं कल्पना से मिर्चा को कल्पना करके रोटी खा रहा हूँ क्योंकि मिर्चा के पैसे नहीं है। तो पिताजी का, भले मानुस, जब तुझे कल्पना ही करनी है तो बादाम की बर्फी की कर। कल्पना करके ही रोटी खानी है तो मिर्चा की कल्पना क्यों करता है? बादाम की रोटी की कर। तो बंधुओं, जब हमें आने वाले समय का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो हम कम से कम अपनी कल्पना को तो अच्छी बना सकते हैं, अपनी कल्पना को तो पॉजिटिव बना सकते हैं, अपनी कल्पना को तो सकारात्मकता दे सकते हैं। तो हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। जब मानसिक संतुलन ठीक रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगी। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगी तो कोरोना हमारे पास आ नहीं पाएगा। हम सही डिसीजन ले पाएंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, अपने परिवार का भी कल्याण करेंगे, अपने देश का भी कल्याण करेंगे। इन सब बातों के साथ मैं आप सबको इतना समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कोई भी भाई कोई प्रश्न करना चाहे तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चेष्टा करूंगा मेरी क्षमता के अनुसार मैं उनको जवाब दे सकूं। कोई भूल हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना। भाई लुंकड़ जी ने मुझे इस काम के लिए बुलाया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और बाकी पहले भी आगे भी कभी मौका मिलेगा तो जुड़ने का भाव है। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेश जी गोयल का। मैं अभी तक आपकी स्पीच से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मेरे कानों में वही गूंज रहा है, रपट गए तो हर हर गंगे। वाकई सही फरमाया आपने। हर नेगेटिव में से भी पॉजिटिव चीज निकाली जा सकती है। आज इंसान को चाहिए कि वो अपनी सोच सही रखे। आप ही के शब्दों को लूं तो आपके चश्मे में पॉजिटिव रंग भरिए, ये आपने कहा। आपने जो आज इन विषम परिस्थितियों में हम सभी संभागियों के भीतर जो पॉजिटिव रंग भरने की कोशिश की है, ये बिल्कुल भी, क्या कहूं मैं आपको, ये बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। ये सभी हम लोगों के लिए लाभदायक होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पे 2 व्यक्तियों ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमान श्रवण जी डोसी को।
श्रवण जी, श्रवण जी, एक भाई और हैं डॉक्टर विजय जी संचेती। विजय जी। जय जिनेन्द्र साहब, मैं डॉक्टर विजय संचेती बात कर रहा हूँ। आवाज सुनिए, आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं डॉक्टर विजय संचेती बात कर रहा हूँ माधव नगर से। सुरेश जी गोयल इनका और मेरा मिलना 7 मार्च को हुआ था जब गुरुदेव यहाँ पधारे थे। आज उनका मार्गदर्शन सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सभी तेरापंथी श्रावकों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। मैं और एक बात इनके सामने रखना चाहता हूँ। अभी इसी माध्यम से हम सभी जुड़े, व्यापारी है, किसी अन्य प्रोफेशनल है, तो हमारे प्रोफेशनल जो है सभी, तो उनकी एक ऐसे हर बात जो डॉक्टर है तो उनको एक साथ मिलाए और उनका एक संगठन बनाए, और जैसे व्यापारी है उनका संगठन बनाए, और जिनको जिनको कुछ आपत्ति आती है या कुछ मदद की जरूरत पड़ती है तो उनको उस हिसाब से आमंत्रित करे और उसके कोई संगठन को मदद करे। इस प्रकार का कुछ प्रोग्राम अपने तेरापंथी धर्म संघ में बन सकता है तो सुरेश जी गोयल आप शुरुआत कर सकते हैं। विशेषकर मैं डॉक्टरों को भी इसलिए इकट्ठा करना चाहता हूँ कि ऐसे तो इकट्ठे है प्रोफेशनल फोरम की तरफ से तेरापंथी, लेकिन अभी जब जरूरत होती है तब हमें सही गाइडेंस, अपने तेरापंथी श्रावक को सही गाइडेंस जो मिलना चाहिए वो शायद कभी कभी नहीं मिलता, और कौन नजदीक है कौन नहीं ये नहीं समझ पाते। तो ये इस प्रकार का कुछ कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ। ओम अरहम। भाई साहब विजय जी, जय जिनेन्द्र, आपका प्रश्न स्तुत्य है, मैं उसको नमन करता हूँ आपकी सोच को कि आप अपने सहधार्मिक भाइयों के लिए कुछ चिंतन कर रहे हैं। भाई संचेती जी, जय जिनेन्द्र, मैं आपको निवेदन करूं कि आपका प्रश्न स्वागत योग्य है। मैं उसको बहुत शॉर्ट में जवाब दे दूं। महासभा ने कल एक पॉलिसी बनाई है जो आपकी सभा को भी भेज दी गई है, वो आपको भी मिल जाएगी। इसमें 4 किस्म के बिंदु हमने रखे हैं। पहला, यदि किसी भी तेरापंथी भाई को राशन की या दवाई की या और कोई छोटी मोटी आवश्यकता है तो हम उसको अविलंब उसकी पूरी करेंगे। उसके अलावा यदि किसी भाई को अपनी नौकरी यदि जा रही है या उसकी नौकरी चली गई तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम चेष्टा करेंगे कि उसको कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं मिल जाए। हम उसके लिए प्रयास करेंगे। उन संस्थाओं में उनका बायोडाटा भेजेंगे। तेरापंथ ऐप में ऑलरेडी 400 आदमी की इस टाइप की एप्लीकेशन आई हुई है, हम उनको भेज रहे हैं और प्रयास करेंगे कि एक भाई को दूसरे भाई के यहाँ काम मिल जाए तो उसकी गाड़ी चलती रहे। तीसरा, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो अपना 1,50,000 70,000 रुपए का काम करते हैं, उनकी इस आर्थिक मंदी में, इस महामारी में दुकान खराब हो गई या उनका खर्चा हो गया, हम उनको एकदम अल्प मूल्य पे 0.5% ब्याज के ऊपर में 15 महीने के लिए 1 लाख रुपए देने का चिंतन कर रहे हैं। उसको हम लोग एक गाइडलाइंस हमने बनाई है, कल निकाल दी है। उसके बाद भी कुछ होगा तो हम जरूर करेंगे। लेकिन यदि आचार्य तुलसी का सपना था कि कोई भी भाई, मानव, कोई भी इंसान भूखा ना सोए, तो पूरी इंसानियत को हम शायद ना भी कर पाए, लेकिन कम से कम अपने सहधार्मिक भाइयों के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। इसके लिए महासभा पूरा प्रयासरत है। स्कीम निकाल दी गई है, आपके पास भी चेन्नई महासभा में भेज दी गई है, आपको भी भेज देंगे। और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको यदि इस टाइप का कोई भी भाई लगे जिसको आवश्यकता है तो कृपया महासभा को रेफर करें। हम जितनी भी चेष्टा हो सकेगी उस भाई का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। एक महानुभाव और है, जितेंद्र जी सेठिया। जितेंद्र जी। हाँ सर, सुरेश जी गोयल, सादर जय जिनेन्द्र। तो इसमें आपने जो महासभा की स्कीम है, इसमें तेरापंथ कार्ड बहुत नेसेसिटी है, तो बहुत से आदमियों के पास में तेरापंथ कार्ड्स नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें अगर कुछ सुधार कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें यह है कि देखिए, सबसे पहले इसमें पता, देखिए यदि किसी को राशन वगैरह चाहिए तो तेरापंथ कार्ड नहीं हो तो हम तुरंत दे देते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए हमें रेफरेंस चाहिए। तो हमने उसमें 3 स्कीम रखी है।
जो भाई के पास तेरापंथ कार्ड है वो अपना तेरापंथ कार्ड नंबर हमें दे दे, हमें उसकी डिटेल बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसका रेफरेंस निकालना इजी हो जाएगा। जिस भाई का तेरापंथ कार्ड बना हुआ है लेकिन कार्ड उसको नहीं मिला, उसने भर तो दिया लेकिन नहीं मिला, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस नंबर पे डालेंगे, हम उनको कार्ड तुरंत भेज देंगे और उस कार्ड के आगे से काम कर देंगे। तीसरा, किसी भाई ने तेरापंथ कार्ड भरा ही नहीं है, उसका भी हमने एक फॉर्म डाला है कि वो उस फॉर्म को भर दे, भर के उस फॉर्म को जो ही भरेगा हम लोग उसको तुरंत ऑथेंटिकेट कर देंगे और उसके बाद उस सेवा में लग जाएंगे। लेकिन तेरापंथ फॉर्म को भरना पड़ेगा, यदि वो भरेगा नहीं तो हमको समझ नहीं पाएगा कि हम किसकी कैसी सेवा कर रहे हैं, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, वो किस सभा के अंतर्गत आता है, किस स्थान में है, उसके परिवार में कितने जन हैं, कितने की आवश्यकता है, कमाने वाले कितने हैं। इसलिए पहला तेरापंथ कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो, नहीं पहुंचाओ, उसका बन गया हो तो हम उसको तुरंत भेज देंगे, वो भी ना हुआ तो वो फार्म भर दे, हम तुरंत 1 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे और उसकी सेवा में लग जाएंगे। इस जगलरी को लंबा नहीं बढ़ाएंगे, जितनी जल्दी संभव होगा हम आगे बढ़ा देंगे। आगे कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रमेश जी भाई साहब। नहीं है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अमर जी बैठ हैं। अमर जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गोयल साहब। हाँ, जय जिनेंद्र भाई साहब। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरा कपड़े का मेरा व्यवसाय है और इधर लगभग 50 दिनों से मैं, और मन में काफी निराशा आ रही थी, तरह तरह के ये नेगेटिव जो विचार आते हैं वैसे विचार। मुझे पता चला कि आज जूम ऐप के अंदर मन आपका जो है, आपका दृष्टि आने वाला है, आपका होता है, तो मैंने मोबाइल खोला और आपको सुनना प्रारंभ किया। मैं सच कहता हूँ, आपके सुबोधों से मेरे अंदर उत्साहवर्धन में अपने आप में महसूस कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अद्भुत है। और मैं सोच नहीं सकता हूँ कि इतनी सुंदर बातें मैं आपसे सुन सकता हूँ, मुझे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो आगे मैं एक प्रश्न में आपसे करना चाहता हूँ, एक प्रश्न में इसमें सुझाव मान लीजिए, आप सुझाव मान लें कि ऐसे आर्थिक संपोषण के लिए महासभा बहुत कुछ कर रही है, और जो बेचारे जो कमजोर जो व्यापारी हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो इन 50 दिनों के अंदर जिनके पास कोई रोजी रोटी की तो सुविधा थी वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है, उनके लिए आपका फाइनेंस के रूप में 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है आप लोगों के द्वारा, महासभा के द्वारा। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने महसूस किया कि राशि कुछ कम पड़ रही है जब हम फाइनेंस ही कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसमें जो इन्वेस्टर होंगे उनकी कुछ गारंटी भी रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ इस राशि को अगर 2 लाख कर दिया जाए, और जो अब इंटरेस्ट रेट जैसा आपने भी बताया 6% के आसपास वो रहे, और 15 दिन का अगर टेन्योर है तो कैसा रहे, मेरा आपसे पूछना है। अगर सुविधा हो, अगर ये संभव है तो अवश्य करें। भाई साहब अमर जी, आपका सुझाव बहुत स्तुत्य है, लेकिन वर्तमान समय में अपनी बहुत सी हमारी पैरामीटर्स है, उस यदि संभव होगा तो हम इस विषय में चिंतन करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन वर्तमान समय तक ये रखा गया है क्योंकि हमारा मकसद एक है कि हम अधिक से अधिक भाइयों की सेवा कर पाए। लेकिन यदि हमारे पास कुछ रुपए और लोगों से आए, क्योंकि इसमें नक्की ये किया गया है कि दान दाता और लेने वाला, उसको हम दोनों को मिलवा के सीधा सीधी भिजवा देंगे। और जब वो भाई यदि रुपए वापस देने की पोजीशन में आ जाए, हमारा मेन चीज है कि हर आदमी को किसी न किसी रूप से कोई सहायता हो जाए। हमें कोई नाम की भूख नहीं, हमें कोई फोटो नहीं खिंचवाना, हमें उसके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसकी सहायता करनी है। इस दृष्टि से अभी 1 लाख रुपए रखा गया है। आपके 2 लाख रुपए की चीज के मैं नोट करके रखता हूँ, ध्यान में रखा जाएगा। यदि कुछ संभव होगा तो मैं आपको निवेदन करूंगा, पूरे धर्म संघ को निवेदन करेंगे। ओम हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। समय की अपनी सीमा है अध्यक्ष महोदय। एक आखिरी प्रश्न में ले रहा हूँ श्रीमान अमर जी बैत का। हेलो, बोलिए अमर जी। अमर जी का हो गया। मैं धीरेन्द्र मेहता बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए मेहता जी। सादर जय जिनेंद्र। आपके द्वारा पिछले 6-7 मीटिंगों में जो आपने हमें प्रेरणा दिया और जो उत्साह भरा, और आपने जो संप्रोषण की योजना चलाई थी और जिसका आपने कल वाली मीटिंग में हम सबको बताया, तो उसका इतना सार्थक और जबरदस्त रिजल्ट आया है। तो मैं इस जूम मीटिंग के द्वारा
चेन्नई वासियों को भी बताना चाहता हूं कि ये उदयपुर में हूं मैं, और उदयपुर से 90 किलोमीटर दूर एक रेलमंगरा छोटा सा गांव है, वहां एक छोटा सा परिवार बहुत बेहद विकट परिस्थिति में था, जिसकी सूचना कल रात को मुझको मिली। आज सुबह से इस कार्रवाई में मैं शामिल हुआ और आप सबको मैं बताते हुए बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि महासभा ने इतनी जल्दी पेन लेते हुए उनके खाते में एक सहायता राशि अभी अभी ट्रांसफर भी कर दी है, और वो परिवार बेहद ही नाजुक स्थिति में था। मेरी उनसे अभी बात भी हो गई है और मैं इस मीटिंग में आने का मेरा उद्देश्य यही था। और मैं गोयल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जो सरलता ने हमें परिवर्तित किया है और हम युवाओं में जो जोश भरा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और आज एक तेरापंथी परिवार जो इतनी विकट स्थिति में था और उसका इतनी बड़ी सहायता हुई, और दोनों ही महिलाएं हैं, वो एक अकेली रहती हैं और हमारे ही परिवार से हैं, और यहाँ से 95 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है रेलमंगरा। तो आज जो उनको सहायता कर पाए महासभा के द्वारा, तो अपने आप को भी बहुत लग रहा है कि इस क्वारंटाइन में और इस महामारी के दौर में हमने कुछ सकारात्मक काम किया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, और सदैव आप इसी प्रकार हमारे प्रेरणास्पद बने रहें। गोयल साहब को बहुत बहुत साधुवाद। ओम भरत। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई साहब। मैं 1 मिनट धीरेन्द्र जी के लिए बोलूं, मेहता जी के लिए। बोलिए। मेहता जी, जय जिनेन्द्र भाई साहब, आपने जो बोला उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किंतु आप ये मान के चलिए, महासभा ने या सुरेश गोयल ने या किसी ने कुछ नहीं किया। पूर्व जन्म में हम लोगों ने इन लोगों से कुछ लिया होगा, हमारा देय था, हमने उनको दे दिया, हमने कोई उपकार नहीं किया। बैंक का मैनेजर यदि अपने सेठ को रुपया निकाल के देता है तो उसको तो अपनी नौकरी से मतलब है, सेठ का रुपया सेठ को दिया, उसमें उसका बीच में क्या है। मैं आपको निवेदन करूं, ये मीटिंग शुरू होने के बीच में ही मुझे समाचार मिला था, मीटिंग शुरू होने से 2 मिनट पहले, कि ऐसे ऐसे आपको रुपया किसी को भिजवाना है। मैंने तुरंत अभिषेक जी को फोन किया। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से अभिषेक जी ने, उन्होंने 5 मिनट में काम कर दिया, और ये कर दिया, और आगे भी हमें इसी ढंग से करना है, बिना किसी का नाम बताए, बिना किसी अमाउंट को बताए, बिना कोई फोटो खींचे हमें सहायता करनी है। और इस काम में हो सकता है 10 या 15% गलत लोग भी ले जाएं, चिंता नहीं करनी। यदि 80% भी सही व्यक्तियों पे सही चीज पहुंच गई तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। 80% आदमियों ने भी यदि ईमानदारी से इसका उपयोग कर लिया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आपकी महासभा आपके लिए कर रही है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने सवाल लिए। सवालों की तो यहाँ लाइन लगी है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, आपको भी अपना अगला प्रोग्राम करना है और हमारे भी अगले प्रोग्राम में हमें जाना है। तो मैं यहाँ पर सभी संभागियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ चेन्नई सभा की ओर से, और समस्त संभागियों की तरफ से मैं आपका वापस पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे माननीय आदरणीय श्री धर्मचंद जी लुंकड़ का, हमारे चेन्नई सभा के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी चीपड़ का, और आज के हमारे परिचय प्रस्तुत करने वाले श्रीमान गौतम जी सेठिया का, कि उन्होंने मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया। और आपके बारे में तो क्या कहूँ भाई साहब, जब भी आपसे बात होती है मैं खुद स्वयं गदगद हो जाता हूँ। आपसे कई चीजों की प्रेरणा लेनी मुझे आवश्यक लगती है। भगवान करे आपका स्नेह और आशीष यूं ही बना रहे। आपका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जय